बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट के बहुत चर्चे हैं। ब्रॉडशीट के हवाले से कंफ्यूजन बहुत फैली हुई है। हुकूमत कहती है कि इसमें ऑपोजिशन जो है वो जिम्मेदार है, ऑपोजिशन के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, जबकि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इसमें वफाकी हुकूमत की नाअहली है। केस तो 2000 का है, तो 2000 से अब तक 20 साल गुजरने में कौन कौन इसमें मुलव्वस रहा। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो एहतजाज किया गया ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर, उस पर अकबर एस बाबर जिन्होंने वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरखास्त दी हुई थी, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब आज वजीर दाखिला भी अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के अमल को तेज कर दिया है, यह अपोजिशन की वजह से है। तो फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट का मामला आने वाले दिनों में किसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमेश कुमार साहब, कहा यह जा रहा है कि ब्रॉडशीट जो है वो पैनामा 2 बनेगा। बहुत से लोगों को ब्रॉडशीट केस को पढ़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपने अब तक ब्रॉडशीट केस का जितना मुआयना किया है, आप क्या समझते हैं कि इस पर किसके गले का तौक जो है वो तंग होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने बड़ों से ये सीखा है कि अपने घर की बात घर के अंदर ही रहने दें, बाहर नहीं जाए। मगर ये जो है वो जितने भी हमारे इंटरनल मसले हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर जितने भी लीडर गुजरे हैं, उनकी अगर जो है एक मीडिया के हवाले से या उनकी स्क्रूनिंग के हवाले से अगर वो वहाँ पे जो है वो इशू डिस्कस होगा लंदन के अंदर, वो आज से नहीं, ये 2002 से जैसे ये डिस्कस हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। और उसको भी इतना लंबा खींचना, पाकिस्तान के अंदर तो है, कभी भी कोई चीज़ जो है जिसका भी ट्रायल होता है वो 20 सालों तक जो है वो चलता रहता है, डिसाइड नहीं होता। मगर वहाँ पे भी जिस तरीके से इतना लंबा ट्रायल रहा है और लंबी उसकी जो डिटेल आ रही है, तो ये जो भी हो रहा है वो ख़राब हो रहा है। ऐसे हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। वैसे भी हमारे मुल्क के हवाले से फैटअप क्या है? फैटअप के अंदर यही था कि भाई आपके मुल्क के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फिर चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म में हो, चाहे वो पैसों का हिसाब कैसे हो, किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, तो ये एक किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इस हवाले से इमेज एक मुल्क का बहुत ख़राब हो रहा है। अब आते हैं स्क्रूनिंग के हवाले से, जो फॉरेन फंडिंग की जो स्क्रूनिंग जो चल रही है यहाँ पे, आपने उसका भी जिक्र किया इलेक्शन कमीशन में, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक तो देखो, मैं राना अजीम मेरा पुराना दोस्त है, राना साहब को पता है कि हम सियासतदान जो है ना वो अपने आप को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं माजी में भी ये बात करता था कि भाई MNA की इलेक्शन के ऊपर 10 लाख रुपए खर्चे की बात की जाती थी, फिर अभी 40 लाख खर्चे की बात की गई। कौन सा MNA है जो 10 लाख रुपए खर्चे में बनता है, या कौन सा MP है जो 5 लाख खर्चे में बनता है? उनकी गाड़ियां ये वो देखें कि किस तरीके से उनके खर्चे आते हैं, कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, करोड़ों में खर्चा जाता है। मगर उन चीज़ों को भी हम मानते हैं। अगर पार्टी की बात की जाए तो मीडिया के ऊपर सिर्फ उनकी एडवर्टाइजमेंट का ही अगर हिसाब ले लें, फिर हर एक के ऊपर रखती हैं आप ये दो, आप ये दो। तो एक किस्म का हम सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें रखते हैं कि लोग सिस्टम से हट के वो बात करें। कितना भी हम चाहें कि इसको स्क्रूनिंग को बेहतर करें, मगर मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ हमाम के अंदर सारे रंगे हैं। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप स्क्रूनिंग करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको साफ नहीं मिलेगी। अगर माजी की चीज़ों को छोड़ के कोई MNA की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जो उसने खर्चे दिए होंगे वो परफेक्ट तरीके से होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि माजी को बुला के हिस्ट्री से सीखे, अगर आप इन चीज़ों के अंदर बेहतरी चाहते हैं तो आए मिल के आगे एक रिफॉर्म करें, जैसे 2017 रिफॉर्म आया, इस तरीके से 21 रिफॉर्म। रमेश कुमार साहब, आपने कहा कि आगे आके रिफॉर्म करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, सारा कुछ हो, इसके लिए तो अपोजिशन तैयार नहीं है। कई दफ़ा इजलास हुए, अपोजिशन आने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो अगर वाकई मेरिट पे हुआ तो फिर तो पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं बचेगी। और अगर वाकई मेरिट पे हो गया, कोई सियासी जमात नहीं बची, तो क्या ये सियासी सिस्टम या जमहूरी सिस्टम रहेगा? देखिए, ये तो लार्जर स्केल के अंदर क्या फैसले होते हैं, मगर मैं आपको बताऊं इलेक्शन कमीशन जो है
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से इख्तियार नहीं रखती है कि वो डिसीजन कर सके। स्क्रूटनी कमेटी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से अपनी रिकमेंडेशन देती है, जितना एक्सपीरियंस उनको है, तो वो भी फाइनल डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर उसके ऊपर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगी। मगर ये हिस्ट्री रही नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, नहीं पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री रही है। यहाँ तो आप देखें कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी पूरे ढांचे की बात है। यहाँ तो एक MNA के ऊपर, एक मिनिस्टर के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका भी केस 2-2, 2.5 साल चलता है, जब तक वो 5 साल उसका टेन्योर पूरा हो जाता है। तो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि उसको बेहतर तरीके से चला सके। डॉक्टर रमेश या बेहतर तरीके से कि माजी की गलतियों से सीख के हमें मुस्तकबिल के लिए कोई फैसले करने चाहिए। फैसले कैसे होंगे जब वजीर आजम साहब की जानिब से हर काबीना इजलास में ऑपोजिशन को हर मामले पर एक्सपोज करने की बातें की जाती हों, तब तो इल्जामात ही फिर दूसरी जानिब से लगेंगे, एक मेज पे कैसे बैठ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर मजबूत करना है, हमारी फॉरेन रिलेशन को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली सिचुएशन को मजबूत करना है, तो मैं समझता हूँ ये चोर, डाकू, नालायक अल्फाज को ख़त्म करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो वक्त चला गया कि जो हम कहें कि 2 साल के 2.5 साल के बाद कि ये माजी के ये इशूज़ थे जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा है, वो चीज़ अब हजम नहीं हो सकती। तो इससे अच्छा ये है कि माजी की गलतियां हैं, जो भी है, माजी की पॉलिसियां गलत अगर नहीं होती तो पाकिस्तान का ये जो है वो हाल नहीं होता। मगर उसका कसूर जो है वो हम 5 साल की नून लीग की गवर्नमेंट या 5 साल की पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। उसको ये जरूर दे सकते हैं कि उसने भी अपने टाइम के अंदर नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी सिस्टम हो, जो रिफॉर्म लाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लाए। मगर ये जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम बेहतर नहीं चला है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखिए कि कभी भी बेहतर नहीं चला है। जब भी चला है ऐसे चला है। मैंने अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ के अंदर 99 से मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का जो शुरुआत की है, मैंने अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा पीरियड देखा है तो वो 99 से 2002 वाला देखा है। 2002 से मैं तो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं तो हर गवर्नमेंट को देख रहा हूं। चले, आप इस हुकूमत का भी हिस्सा है। 2.5 साल में आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन के साथ किस इशू पे आपने इस्लाहात के लिए कोई एजेंडा तकमील दिया? पहली चीज तो ये कि पहले दिन से एक जो रेस्पेक्ट का जो मेयार था वो पार्लियामेंट की एथिक्स से हट के बात की गई अपोजिशन की तरफ से। उसके बाद जो है वो जैसे कि तैसा वो एक कल्चर शुरू हो गया, जो गाली गलौज का जो कल्चर था, पहले एक की तरफ से फिर दूसरे की तरफ से। अब जो इज्जतदार जो बिल्कुल जो समझते हैं कि यार ये माहौल खराब है, मैं अब जिस टीवी चैनल के ऊपर जाता हूं पहले पूछता हूं कि यार सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो कौन, कोई सीनियर बैठा हुआ है जो आला इख्तियार का मालिक है, तब मैं टीवी चैनल पे अगर देखता हूं कि वो सामने गाली देने वाला बैठा होता है तो मैं कहता हूं कि यार मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरी तरबियत जो है वो नहीं मेरे माँ बाप ने ऐसी की है, नहीं मेरे उस्तादों ने ऐसी की है, तो मैं उस चैनल पे ही नहीं जाता। मैं देखता हूँ कि सर आपको लड़ाने में मजा। तो बात यह है कि इज्जत आदमी के अपने हाथ में होती है। आज भी डॉक्टर रमेश साहब, आपने बड़ी सख्त बातें कर दी, उसमें आपने अपनी पार्टी के मतलब भी कह दिया कि माहौल को चेंज करना। तो कौन करेगा चेंज? पहल तो हुकूमत की तरफ से होनी होगी ना, पहल तो हुकूमत को करना पड़ेगी। तो क्या आपकी पार्टी, आप हुकूमत में है, इस माहौल को तब्दील करने के लिए कुछ कर रही है? देखिए राना साहब, आपके साथ हमारी पहले भी बैठक होती थी। मैं कहता था कि इस पाकिस्तान को बेहतर करने के सोसाइटी के बहुत सारे लोग, जिसमें मीडिया भी है, सिविल सोसाइटी भी है, जुडिशरी भी है, इंडिपेंडेंट इदारे भी हैं, एनजीओज भी हैं, हर बंदे को अपना एक रोल इख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, जैसे मैं आपको मिसाल दूं मीडिया का, मीडिया को सब पता है, आपको सारा पता है, PFUJ को सारा पता है कि कौन से लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं जो आला अखलाक के मालिक है। उनको सिर्फ बुलाएं जो आप समझें कि ये बदतमीजी बात करते हैं, जो आप अपने घर पे जाते होंगे, आपको बच्चे भी बोलते होंगे कि यार ये हम जो है ना वो टीवी चैनल चेंज करें, ये देखें ना ये बात किस तरीके से कर रहा है, हमारी जो है वो बच्चों को ये असरात गलत पड़ते हैं। पहले तो आपको उनको रिग्रेट करना पड़ेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उनको दूर करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि मीडिया के ऊपर फिर तो गिने चुने चेहरे रह जाएंगे रमेश कुमार साहब, जो रोजाना की बुनियाद पे टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे।
देखिए, जो भी नजर आए मैं समझता हूं उसको देखते हुए आप देखेंगे जो ऐसे बदतमीज लोग हैं वो भी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। सोसाइटी के अंदर एक चेंज नजर आएगी आपको। जब सोसाइटी के अंदर चेंज नजर आएगी तो अच्छे डिसीजन होंगे, राइट डिसीजन है राइट टाइम पे होंगे, राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चलेगी। अगर कोर्ट के अंदर भी कोई जुडिशरी के सामने भी कोई बंदा अगर खड़ा होगा तो ऐसे नहीं खड़ा होगा कि जो है वो बाजू ऐसे हिलाता होगा, वो अदब के बारे में अदब और आदाब के साथ खड़ा होगा। हर जगह पे आपको एक सिस्टम नजर आएगा। ब्रॉडशीट का बड़ा शोर मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि पनामा 2 होगा और इस पे अब अपोजिशन भी लगी हुई है, हुकूमत भी लगी हुई है। हुकूमत ने एक कमीशन बनाने का फैसला भी कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई पनामा 2 होगा? देखिए, अगर पनामा 2 की बात की जाती है तो कि भाई ये पैसे कुछ भी हो सकता है, मगर बात यह है कि फिर शहजाद अकबर साहब के टाइम के ऊपर जो मेजर जो पेमेंट्स हुई है फिर वो भी उनके बारे में भी सारी बात होगी। मैं समझता हूं जितना गंद जो है उस सारे गंद को आप साइड में करके अगर आप मुल्क के फ्यूचर के हवाले से इस वक्त दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल पॉलिसी जो बाइडेन की वजह से चेंज होने जा रही है और आपने देखा है कि डेमोक्रेट्स जो है वो हमेशा अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे मुल्कों के ऊपर नजर रखते हैं। रिपब्लिकन जो है वो हमेशा अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर नजर रखते थे। ट्रंप कुछ भी जबान से भली बोलता हो मगर ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो और मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस कम होता था। तो हमें अभी बहुत गौर और फिक्र करना चाहिए। एक तरफ गल्फ कंट्रीज का मामला है, दूसरी तरफ अभी ईरान का जो जौहरी वायदा है वो रिन्यू होता है नहीं होता है, तीसरी तरफ कश्मीर का इशू है, चौथी तरफ जो है ये सिटीजन एक्ट की वजह से इंडिया की जो एक सेकुलरिज्म क्वेश्चन मार्क है। हमें उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। हमें कंसेंसस के साथ हमारी फॉरेन कमेटीज जो है वो एक जो है एक डॉक्टर साहब बुनियादी सवाल तो ये ना कि अगर अंदरूनी तौर पर आप मुस्तहकम होंगे तो फिर बैरूनी तौर पर भी तो आप इकदाम उठा सकते हैं ना। जब अंदरूनी ही इंतशार का शिकार हो तो फिर बैरूनी सतह पर नजर कहां जाएगी? आप भी मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे, क्या आप ये समझते हैं कि ब्रॉडशीट वाला जो केस है वो किसी ना किसी तर्ज पर किसी ना किसी के लिए कोई खतरे का बायस बन सकता है? और आइंदा के लिए आप जब हुकूमतों में रहे तो आइंदा के लिए बेहतरी के लिए क्या काम हुआ था? पहली चीज तो ये कि ब्रॉडशीट केस जो है वो आपको अभी 2-4 दिन मीडिया के ऊपर नजर आएगा। उसके आगे जो है वो ब्रॉडशीट केस आपको आगे नजर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि ब्रॉडशीट केस जितना आगे खुलता है, जैसे नहीं है आपको फॉरेन फंडिंग का केस जो है, जब पहले एक पीटीआई का नाम आता था, अभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आने शुरू हुआ है, तो आप देखें कि जो है वो उसके अंदर जो है टेम्पो कम होता जाएगा। इस तरीके से ब्रॉडशीट के अंदर भी आपको ये सहम माहौल नजर आएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये एक पहलू की तरफ ये चीजें जाएगी। वो डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो कि कुछ चीज़ों का आपका भी इल्म है, नहीं कह सकते, मुझे भी इल्म है, हम नहीं बयान कर सकते। तो इस वाकई ये चंद दिन बाद ये केस पड़ जाएगा और एक कोई और नई चीज़ आ जाएगी। चलिए अल्लाह करे इस मुल्क के लिए ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, भारत ने धमकी दी कि अब हम वक़्त और जगह का तयन करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भारत ने जो दहशतगर्दी फैलाई ये आपको भी इल्म है। आपने बड़ी आवाज़ उठाई जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई गए भारत, जिनकी वहाँ से जिन्हें मार दिया गया। अब भारत का क्या हल है कि किस तरह हम इस दहशतगर्दी से मजीद निपट सकते हैं? अब हमें किस सतह पर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए? राणा साहब, इत्फाकन से भारत एक सेक्युलर कंट्री था। भारत दुनिया के एक अंदर जो है वो डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत बड़ा माना हुआ मुल्क था, मगर भारत ने स्पेशली सिटीजन एक्ट का जो बिल आया उसने इतनी इनसिक्योरिटी फैला दी है। और भारत की जो लास्ट इलेक्शन हुई उसमें पाकिस्तान डैशिंग जो है वो ख़त्म के बजाय और बढ़ गई, और जो बढ़ गई सिटीजन एक्ट की वजह से लोगों को कायल किया गया कि लोग इधर आए, मगर उनको पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के तौर पर जो यूज़ किया गया है। इस वक्त आप देखें कि हर स्टेट, भारत की हर स्टेट के अंदर जहाँ पे भी थोड़ी सी भी माइनॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे इश्यूज बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से आप जो 3 बड़े मुल्क हैं जो हमेशा जो है वो इस किस्म की, एक भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा अमेरिका। अमेरिका की आपने इलेक्शन देखी,
और उसके अंदर आपने देखा ये जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के जो लोग रहते थे गुलदस्ते की तरह, ये अब इंतशार खत्म नहीं होगा इतना इजीली, चाहे जो बाइडेन कुछ भी कर ले। इसी तरीके से जो सऊदी की जो पॉलिसियां हैं, चाहे ठीक है यूएई वगैरह उनके साथ, यूएई बहुत होशियार है, कतर बहुत होशियार है, मुझे सऊदी के हवाले से भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं। सेम उसी तरीके से मुझे भारत के अंदर भी इस वक्त, आप भली भारत ने, नरेंद्र मोदी ने मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत किया है और उसने काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है अट्रैक्ट किया है कि लोग उधर आए, मगर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इश्यूज जो है वो नज़र आ रहे हैं कि मुल्क के अंदर, भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और डॉक्टर साहब, आप दफ्तर खारजा से भी काफी राब्ते में हैं। आपने ये भी देखा कि हालिया दिनों में बरतानवी पार्लियामेंट में जिस तरह भारत के अंदर जो सिखों की तहरीक है और कश्मीर के हवाले से बातचीत होती रही, और अब जो बाइडेन का इक्तदार में आना, तो आलमी सतह पर क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, आलमी सतहों के ऊपर बदलाव बिल्कुल आएगा और मैं समझता हूं कि आलमी सतहों के ऊपर जो है वो बदलाव अगर नहीं आया तो फिर जो है वो हालात जो है वो और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो है इनसिक्योरिटी जिस तरीके से भारत के अंदर लोगों की जो है फील हो रही है, तो हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स अगर आज भी अगर एक्टिव नहीं हुई तो फिर ये जो है ना वो फिर उन इदारों के ऊपर भी, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर भी जो है ये फिर कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म हो जाएगा। की तंजीमों पर सवाल फिर उठेगा, फिर लोग इनकी जानिब देखना बंद कर देंगे। अब बदलाव आना जरूर चाहिए और पाकिस्तान के अंदर सियासत को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर एक मेज पर आकर फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे और बात करेंगे कि ऑपोजिशन क़यादत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या नाराज है या नहीं नाराज। कल कमर जमान कायरा साहब से जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका यह कहना था कि कहीं पर जो रहनुमा है, जो मकामी क़यादत है वो सिर्फ शिरकत करती है और कहीं पर मेजर तौर पर क़यादत शिरकत कर सकती है, लेकिन हर जगह पर शिरकत लाजमी नहीं होती। लेकिन पीडीएम की पॉलिसी साजी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गायब क्यों दिखाई देती है? राना साहब, एक तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को लिया जाए और उनका जो तासुर लिया जाए वो उससे इस तरह ही है कि जैसे मीडिया जो है ये इस बात को उछालना चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए यासर, मैं तो चाहता कि आज कमर उस्मान कायरा साहब होते तो हम कुछ उनको उनके प्यार पुराने बयानात सुनाते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के बयानात, कि ये हम नहीं कह रहे। उन लोगों ने एक 26 नकात तैयार किए, उन 26 नकात के बाद कुछ 26 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 26 मीटिंगें की। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग मार्च की डेट क्या दी गई, याद आपको? 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च होगा, यही कहा गया। ठंड ज्यादा थी, यही कहा गया ना। उसके थोड़ी 31 जनवरी के बाद मार्च होगा। मार्च के बाद उन्होंने कहा गया जनाब, किसी ने कहा जी जनवरी का दूसरा हफ्ता, किसी ने कहा जी फरवरी का पहला हफ्ता। हमने उस वक्त भी कहा था कि अभी मार्च नहीं होगा। अब ये हम नहीं कह रहे, बिलावल साहब ने भी कहा। हम तो ये साबित करते हैं आज उन लोगों को जो कहते हैं कि जी हमारे इख्तलाफात नहीं है, मीडिया पे ला रहा है। तो जनाब, मीडिया पे आके वजाहत तो आपने देनी है ना। अब मेरे पास जो इतला है वो बड़ी कन्फर्म इतला है। इन्होंने फैसला किया था कि हर सूरत में हम सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते तक होता नजर नहीं आ रहा। 3 या 4 मार्च को या 10 मार्च को अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं, कल या परसों या अगले चंद दिनों में शेड्यूल आ जाता है, तो उसके बाद मार्च, सेनेट के इलेक्शन के बाद क्या मार्च बनता है? और मार्च के बाद क्या ये बनेंगे, इस्तीफे बनेंगे? ये जो भी अब फुटेज में देख रहे हैं ना, मौलाना साहब ऊपर हाथ करके ऐसे कर रहे हैं, ये अब बेचारे इन मौलाना साहब के साथ ऐसा ही हो जाना। मौलाना साहब बाय बाय टाटा, ये पीपल्स पार्टी ने कर जाना है और मौलाना साहब जो है वो करके बेचारे देखते रह जाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। पूछना तो ये चाहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूरी से पीडीएम कमजोर हो जाएगी। आप फिर कहेंगे कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो गई है। तो मैं ये पूछ लेता हूं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूरी से पीडीएम खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, पीडीएम खत्म हो जाएगी। अब पीडीएम की बजाय छोटा सा एक इत्तेहाद रह जाएगा। अब फैसला ये हुआ है, मैं आपको बड़ी खबर दे दूं, फैसला ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून, अचकज़ई और मौलाना, ये तीनों जो हैं अपनी परवाज करेंगे। ये आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी इनके साथ रहे,
लेकिन पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि वो आखिरी बॉल तक खेलेगी ज़रूर, लेकिन मैच अपना ही जीतेगी, अपनी ही टीम रखेगी। और इन खिलाड़ियों को जो इनके साथ हैं, जो समझते हैं वो पीपल्स पार्टी की टीम में शामिल हैं, और जब पीपल्स पार्टी मैच जीतेगी तो इनको भी इनाम मिलेगा। पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कर रही, फैसला हो चुका है। और मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ये फैसला हो चुका है। और फैसला ये हुआ है कि जनाब पीटीआई के मुकाबले में इनका इत्तेहाद ज़रूर होगा, इलेक्शन तक इनका इत्तेहाद होगा, सेनेट इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी अपना फ़ायदा लेगी, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगी। पीपल्स पार्टी अपना बेनिफिट लेने के बाद इनसे टाटा बाय बाय। बेनिफिट तो दोनों लेंगे ना। ज़िमनी इंतखाब में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी और सिंध के अंदर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की। यार सर, यही तो बड़ी मज़े वाली बात है। पता नहीं क्यों जानबूझ के आप ऐसी बात कर देते हैं। मुझे बताएं, पंजाब में जिन दो नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, उससे पंजाब की हुकूमत तब्दील हो जाएगी? उन इलेक्शन से फर्क पड़ेगा? भाई ये इलेक्शन जो है ना, यही इनकी मौत है। मौत किस तरह है? इन इलेक्शनों में धांधली होनी नहीं, इन इलेक्शनों में हुकूमत कोई ऐसा इंटरफेरेंस करनी नहीं। नून लीग यहाँ पे जीत जाएगी, सिंध में भी बस पार्टी जीत गई है। तो कहेंगे जनाब जिस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप, जिस इस्लाहात के खिलाफ बात कर रहे हैं आप जनाब, उसमें तो अगर ये गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको जीतने ना देते, ये कोई गलत करते। भाई ये तो इनको इनके मुंह पर के ऊपर ना वो एक टेप लगाने के लिए ये बड़ा अच्छा हुआ है। ये इस वक्त में ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये बड़ी एक प्लानिंग है, इस सारा कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी इन्हें छोड़ के जा रही है। और मैं बता दूं, एक फैसला हुआ है और इस फैसले में बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ शामिल है। मियाँ नवाज शरीफ की मौलाना साहब से भी बात हो गई है, महमूद अचकज़ई से भी बात हो गई है, मरियम इस पर बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्होंने कहा जनाब अपनी अपनी तैयारी करें और जैसे सेनेट का इलेक्शन गुजरता है उसके बाद मुस्लिम लीग नून एक भरपूर अपना ऐलान करें कि हम एहतजाजी मुहिम चलाएंगे, 2023 तक मुहिम ही चलाएं और कुछ ना करें। जिस तरह मैंने कल कहा था, यही होगा। से अगर पीपल्स पार्टी को हटा के वो जो एक छोटा सा इत्तेहाद अगर बन जाता है तो उसमें ज्यादा नुकसान किसको होगा? भाई फायदा देखें, नुकसान छोड़ दें, फायदा होगा हुकूमत को। मुझे तो लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि पूरी एक प्लानिंग हो रही है और सारी दुनिया लग गई इसी तरफ। ये बेचारे रोजाना ये सोते हैं ना रात को, जब ये सुबह इनका ख्याल होता है कि हमारे तकिए के पास एक शेरवानी पड़ी होगी और हमें कहा जाएगा जनाब निगरान सेटअप आया है, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। लेकिन सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि कुछ और ही आ गया। तो यही हो रहा है इनके साथ। मैंने आपको अंदर की खबर दे दी है कि एक मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग में ये फाइनल हो चुका है कि सेनेट इलेक्शन के बाद ये मुहिम चलाएंगे। और ये भी फाइनल हो गया, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनमें से कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी फैसला यही हुआ है कि 2023 तक एहतजाज की गर्दान की जाए, रैलियों और छोटे मोटे एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाए। फिल वक्त हुकूमत या इक्तदार संभालने के लिए कोई भी तैयार दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम बनी, मौलाना उसके सरबराह बने तो बाद में पीडीएम के अंदर भी इंतशार शुरू हुआ एक बयानिए को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ मौलाना की अपनी जमात में भी उन्हें इख्तलाफात का सामना करना पड़ा। नतीजा क्या निकला वो सब जानते हैं। बेशतर रहनुमा जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रुकन हैं और हमारी रुकनीत मुअत्तल नहीं हो सकती। तो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, उन्हें सबसे पहले शोकॉज नोटिस जारी किया गया। बाद में फिर उनके दीगर अकाबरीन को भी नोटिस जारी किए गए और अब उनकी हिकमत अमली है कि हम तंजीमें नौ करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को मजीद मजबूत करेंगे। और इल्जाम लगाया गया मौलाना फजलुर रहमान पे कि वो अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं ला सके। तो आइंदा की उनकी प्लानिंग क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, जमहूरियत कहीं भी हो, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ना और उसे अमली शक्ल देना, दोनों में फर्क होता है। तो आपको क्या लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा या जमहूरियत की असल पैरोकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिर भाई, गुजारिश ये है कि जो आपने इंट्रो में बात की है कि हमें शोकाज नोटिस दिया गया, ये सही नहीं है। बल्कि हमें शोकाज नोटिस दिए बगैर
कोई सुनवाई किए बगैर, कोई इतला दिए बगैर हमें एक तरफा तौर पर मीडिया के जरिए पता चला कि हमें जमात से बकौल उनके खारिज कर दिया गया है। और उसके बाद कुछ अफराद आए थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि ये जो अमल है ये यकीनन उस अंदाज में नहीं है दस्तूर के मुताबिक, क्योंकि जहाँ पर भी सियासी जमात में कोई भी शख्स अपने यूनिट से या निचली सतह से आता है तो उसके अखराज का तरीका भी वही है कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई थी तो सबसे पहले मकामी जमीयत हमें नोटिस देती, और अगर अखराज करती तो हमें फिर अपील का हक सूबे में होता है दस्तूर के मुताबिक और फिर मरकज़ में। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाईपास करते हुए गैर दस्तूरी तौर पर सिर्फ नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है हमें बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी बात के उन्होंने निकाल दिया। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम से हमारी वाबस्तगी थी है और रहेगी। और यकीनन ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो तमाम तर सतह पर जमहूरियत की बात करते हैं। आजकल भी मुल्क में मुकम्मल सतह पर इंतखाबात और गैर जानिबदारा इंतखाबात की बात की जाती है। इसके लिए धरना दिया जाता है, इसके लिए लॉन्ग मार्च की जाती है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाकर मुजाहिरा किया जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ अंदाज में जो एहतजाज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि उन अपनी जमातों के अंदर भी किसी भी सतह पर कोई इंतखाबात इंटर पार्टी जो होती है उसमें शफाफियत नहीं होती। आप साहब आपने कल कुछ नाम लिए थे, आपने बताया था कि पूछा जाए कि फलां फलां मुल्क से मौलाना साहब को पैसे आए कि नहीं आए, आपने कुछ नाम लिए थे। जी हाँ, मैंने उनसे यही बात की थी और यकीनन इनको चाहिए कि वो तमाम तर फंडिंग के हवाले से बात की जाए। नहीं, कौन सी फंडिंग वाज़ेह तौर पर कहा था और आज तमाम अखबारात में ये बात छपी हुई है कि लीबिया से कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी और जनाब इराक से सद्दाम हुसैन साहब की तरफ से फंड आते रहे हैं और बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर भी इस हवाले से बात हुई थी। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को आते रहे हैं, बुजुर्गों ने ये दोनों जो शख्सियात के नाम लिए आपने, इनको फंड जो है बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम को आते रहे हैं, मौलाना साहब को आते रहे। यही देखिए, यही बात तो वाज़ेह तलब है कि क्या वो फंडिंग जमात के लिए होती रही है या फंडिंग किसी एक शख्स को होती रही है, इसका हिसाब लेना चाहिए। क्योंकि अगर जमात को फंडिंग होती रहती तो यकीनन जमात के लोगों को उसके हिसाब किताब का, उसके जहाँ मसारिफ है उसका पता चल जाता। बदकिस्मती ये है कि इसी हवाले से फंडिंग होती रही और बाकायदा तौर पर उसामा बिन लादेन के हवाले से भी मैंने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को फंडिंग हुई थी उस वक़्त, और शेख सबाफ साहब भी थे, और जब बेनज़ीर साहबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद था उस वक़्त भी ये तमाम बातें, बल्कि किताब भी छपी है उसके अंदर ये तमाम मंदरजात मौजूद है। कुछ लोग तो उस दुनिया में नहीं रहे लेकिन कुछ लोग इस वक्त भी मौजूद है, एक दो इस्लामाबाद में। तो मैंने तो ये मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन कि आपने जिस फंडिंग की बात की और जिन दो मुमालिक से की, वो फंडिंग आपकी नजर में या आपकी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक वो पार्टी की तंजीम साजी के लिए इस्तेमाल हुई या फिर वो किसी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए फंडिंग होती रही? देखिए, हमारे यहाँ जो हुई है उसमें यकीनन उस पर हमने पार्टी के अंदर भी बहस हुई थी और वो पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। नहीं, पार्टी आपकी मजलिस, आपके मजलिस शुरा में जहाँ तक आपकी मजलिस शुरा में बात हुई होगी ना कि ये हमारी मजलिस शुरा में बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड के तौर पर यही मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने इस मसले को उठाया था और उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत थे। अब मुझे इल्म नहीं है कि वो अभी दस्तावेजात उनके पास है या नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने उठाया था और यकीनन इस बात पे काफी लेदे हुई थी। तो मौलाना साहब उसमें कोई जवाब दे सके?
नहीं दे सके। तो हाफिज साहब, जब मौलाना साहब मजलिस शूरा में जवाब नहीं दे सके, तो अगर इलेक्शन कमीशन फंडिंग के हवाले से जिस तरह उसने एलामिया जारी किया, नोटिस जारी किए, तमाम जमातों के सरबराहों को बुलाएंगे, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन में ये जवाब जमा करवा सकेंगे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि करनी चाहिए। यकीनन अगर वो लोग गए हैं तो उनको चाहिए कि वो जितने भी पार्टियां हैं वो अपना हिसाब किताब दे दे, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सिर्फ खानापुरी के हवाले से बात न करे बल्कि इसके लिए तहकीक करे, और तहकीकात के हवाले से यकीनन उनको ऐसे तमाम तफसीलात मिल सकती हैं किसी भी सतह पर, और मैं समझता हूं कि वो इसके लिए तगदो की जाए और इसको वाज़ेह तौर पर कौम के सामने लाया जाए, ताकि पार्टी में मौजूद लोगों को भी पता चल जाए और जिनके हवाले से फंडिंग की है। या दो मामलात है, एक वो है कि जो पाकिस्तानी फंड करते हैं, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, जाहिर है कि वो अपने घर वालों को भी बेचते हैं, लेकिन बाद ऐसे हैं कि जिस तरह लीबिया और उसकी मैंने बात की, वहां पर पाकिस्तानियों ने नहीं भेजे हैं। इसलिए इन तमाम चीजों की तहकीकात की जाए, और फिर माजी में भी आपने देखा होगा कि ये तमाम चीजें जो होती हैं, और इस वक्त जो इखराजात होते रहते हैं, या इस किस्म के धरने या इस किस्म के मामलात के हवाले से, या आज़ादी मार्च के हवाले से जो हमने बात की थी शुरू में, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये फंडिंग किस तरह होती है, कहाँ से होती है, किस नहज पे होती है, और ये किसको दी जाती है, और उसमें से कितना खर्च किया जाता है और कितना किसकी जेबों में जाता है। मौलाना फजल रहमान ने कराची में बहुत बड़ा शो किया। अब आपकी जो जमात है, आप भी इसी महीने में कोई बड़ा इजलास करने जा रहे हैं, कब इजलास करने जा रहे हैं, और इस इजलास में क्या तादाद बढ़ेगी या वही जो लोग आप हैं वही होंगे? देखिए, हमारी तादाद के हवाले से जो हम इजलास कर रहे हैं, इसमें वो नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएंगे जिनके राब्ते हमने मुकर्रर किए हैं। इस वक्त मौसमी हालात और दीगर हवालों से पूरे मुल्क से हम उन लोगों को सबको नहीं बुला रहे या कोई रैली नहीं निकाली जा रही, बल्कि वो तमाम के तमाम उन लोगों को जिनके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, उसमें दीगर जमातों के साथ राब्ते हैं, इलेक्शन कमीशन का मामला है, दीगर मामलात हैं। ये तमाम मामलात के हवाले से 25 तारीख को हम बैठेंगे और इस हवाले से इंशाअल्लाह मीडिया को बता देंगे कि हमने क्या लायामल तय किया है। तो क्या आप भी 25 तारीख के बाद मौलाना फजल रहमान ने जो गैर मुल्की फंडिंग ली है, जो 2 ममालिक के नाम लिए गए हैं कि उन ममालिक से फंडिंग आई है, पाकिस्तानियों की नहीं, तो उसके खिलाफ आप क्या जाएंगे इलेक्शन कमीशन में? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन में तो इस वक्त खुद इलेक्शन कमीशन ने सबको नोटिस भेजे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैंने तो आज के मेरे बयान में भी ये पेशकश है कि इलेक्शन कमीशन जिससे भी चाहे हमसे चाहेंगे जो मालूमात होंगी फराहम करेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि हर पार्टी के हवाले से वो मालूमात फराहम करे और ये उसकी जिम्मेदारी है। हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब वफाकी वज़रा की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर इजराइल से फंड लेने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आज इजराइल नामंजूर मार्च किया गया है कराची के अंदर JUIF की जानिब से, तो आप इन दोनों में लिंक क्या देखते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक तो ईमानदारी से समझता हूं कि दोनों मुझे सही नज़र नहीं आते। न इसराइल को कोई तस्लीम करने जा रहा है कि जिसके लिए इस तरह लॉन्ग मार्च की जाए, और न मौलाना फजल रहमान साहब को इसराइल से हमारी कोई मालूमात है कि फंड ली गई है। हम समझते हैं कि हमारे सियासतदान हो या वज़रा हो, वो उन बातों के हवाले से यकीनन बयान जारी करें जिनके बारे में वो सबूत रखते हों। तो ये मौलाना क्यों कह रहे हैं फिर? सबूत नहीं है। मौलाना फजल रहमान क्यों अचानक मार्च करने चल पड़े? क्या आपको नजर आता है? देखिए, हम यही तो कहना चाहते हैं कि जो बातें हमें समझ नहीं आ रही थी, इस पर हम आवाज उठाते रहे हैं। हमने यही बातें की और हमने जो तजादात थे उनको सामने रखा है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त कौमी मौक़िफ़ यही है कि इसराइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर इस बात को उठाया जा रहा है तो जो उठाने वाले हैं उनसे पूछा जाए, और फिर मसले की बात यह है कि क्या अगर JUI इसराइल के हवाले से मार्च न करती तो फिर उस पर इल्ज़ाम भी न लगता। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे मुशीरान गिरामी
वज़रा और तर्जुमान भी इस बात का ख्याल रखें कि वो ऐसा बयान न दे जिसकी कोई साहब आपकी 25 को मीटिंग है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की। इस मीटिंग के बाद क्या आप अपनी नई रजिस्ट्रेशन या जो जैनवन आपकी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे और मौलाना फजल रहमान ग्रुप के रजिस्ट्रेशन को फारग करने के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए, यहाँ बिल्कुल मैं वाज़ेह बताऊं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जमात रजिस्टर्ड है, और जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से जो लोग दावेदार थे या हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन में नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से पहले ही रजिस्टर्ड थी और उसके बाद फे डाला गया था तो रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पहले वाली रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी एक दरख्वास्त दी है कि फे को हटा दिया जाए। और अजीब बात यह है कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से ही जो अरकान मौजूद हैं उन्होंने उस पे इलेक्शन लड़ा है, जमीयत उलमा इस्लाम के नाम पे नहीं लड़ा है। और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें एक कानूनी सुकून मौजूद है, और उस हवाले से यकीनन हमने अपनी तमाम तर दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल की है। आइंदा की जो हिकमत अमली है वो 25 तारीख की जो मुशावरत है और इजलास है उसके बाद आइंदा का फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये मौसम है तहकीकात का। तहकीकात हो रही हैं और अब हर किसी की तहकीकात होंगी। शॉपिंग मॉल्स, कहां पे किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, सरकारी अफसरान, अराकीन असम्बली, कहां से पैसा आया, कहां पर खर्च किया, कितना पैसा पास है, सब की अब तहकीकात होगी। और इस तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा कि जो ज़राए आमदन है वो कितने बेहतर हैं, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। राना साहब, अगर मौजूदा तरीन सूरत हाल में देखा जाए तो तहकीकात तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन ये जो तहकीकात है ये किसकी जानिब से की जा रही है और इसका हासिल क्या निकलने वाला है? या सर, ये 3 अदारे तहकीकात कर रही हैं और ये बड़ी मज़ेदार तहकीकात। इन तहकीकात में ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं या सर कि आप सोच नहीं सकते। लिस्ट मौजूद है मेरे पास, लिस्ट हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन तहकीकात ज़रा मुकम्मल हो जाए, कोई भाग ना जाए, फिर आता है कि मीडिया वक्त से पहले किस तरह सामने ले आया। लो या सर, आपको बता दूं कि चारों सूबों के अंदर एक लिस्ट तैयार होती है। ये 500 से ज़ायद अफराद की लिस्ट है। इनमें 200 से ज़ायद सियासतदान है, 200 से ज़ायद सियासतदान है। इसमें तकरीबन 211 या 12 इतनी तादाद सरकारी अफसरान के। ये मैं ऊपर वाले कह रहा हूँ। कौन से ग्रेड थे? ये ग्रेड 21 से लेकर 16 से लेकर ग्रेड 21 तक। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं, बड़ी मजे वाली बात है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेड 7 से हैं, लेकिन उनके पास कितनी रकम है आपकी मेरी सोच नहीं है। अच्छा, इसमें माजरत से आजकल आप कहेंगे आप अपने सहाफ़ियों के पीछे क्यों पड़ गए, मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ जो 2 नंबर सहाफ़ी हैं। इसमें 6 बड़े एंकर और कुछ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हैं। ये लिस्ट जो बनी है, इस लिस्ट में हुआ क्या है, उसमें देखा गया कि जनाब बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि ठेकेदार माफिया जो है, इनको इतने बड़े ठेके कहाँ से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको इतने बड़े काम कहाँ से मिलते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। उनमें से कुछ लोगों को चेक किया गया, फिर उनके अकाउंट से रकम निकल के कहाँ जाती है, फिर वो किन किन के नाम की क्या क्या चीज़ें लेते हैं, उनके पाकिस्तान से बाहर किस तरह अकाउंट है, किस तरह होता है। तो पता चला जनाब के बहुत से सियासतदान, मौजूदा साबिका वजीर, साबिका मशीर, साबिक MPA, मौजूदा MPA, MNAs, उनके ऐसे निकले हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। किन में? मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। मजे वाली बात, हाँ, टाउन्स के अंदर। लाहौर, मैं आपको एक बता दूं, लाहौर और शेखुपुरा, इसकी हदूद में एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। पता चला जी एक हाजर सर्विस एडिशनल आई जी उसमें पार्टनर है।
हाजिर सर्वस एडिशनल आईजी। पता चला जनाब के 6 DIG जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों में अरबों रुपए लगाए हैं, करोड़ों नहीं लगाए, और उनका काम क्या है, आगे किसी और को किया हुआ है, फ्रंटमैन कोई और है, पीछे कोई। फिर पता चला जनाब कि कई पटवारी जो हैं वो किन के कहने पे लगते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, किन की बेगमात के नाम, किन के सालों के नाम, किन के मुलाजमीन के नाम कितनी प्रॉपर्टी है। जनाब 1300 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, 1300 प्रॉपर्टीज मैं कह रहा हूं। KPK, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब तो कमाल कर गए ना, इसमें दोनों ये सूबे तो कमाल ही कर गए हैं कि इनमें 1300 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके मालकान वो हैं जो शायद 5000 रुपये वाला स्टाम्प भी ना खरीद सके, लेकिन पीछे उनके कोई और खड़ा है, पापड़ वाला फलूदे वाला टाइप। बिल्कुल इसी तरह ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। उसके बाद पता चला जनाब कि सरकारी अफसरान जो है उनकी सारी पेमेंट भी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी ठेकेदारों के पास मौजूद है। और वो करते क्या है, वो यहां से पेमेंट भेजते हैं। मजे वाली बात है कि सिस्टम बड़ा अच्छा है यासर, यहां पे कराया जाता है हवाला, बाहर हवाला करा दिया जाता है। यहां पे जनाब ये 50 करोड़ रुपया यासर मिसाल के तौर पे आपको मैंने यासर को दे दिया। बाहर से एक शख्स जो है बड़े तरीके से पैसे अकाउंट में भेजता है, वो कानूनी तरीके से इनके अकाउंट में आते हैं, जिससे ये उधार भी समझ सकते हैं, कोई और समझ, जो इनके पास कानूनी एक तरीक़ेकार है, फिर वो उन साहब के पास जाता है। ये होता है। और इतनी ये जो लिस्ट बनी है इसमें ये साबित हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज, प्लाजे, ये जो ठेकेदार माफिया, और उसके बाद इसके अलावा बड़ी बड़ी आड़तें, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है, पीछे कौन है, फ्रंट पे कौन है। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, 2 साबिक वजीर आला इसमें जो है शिकंजे में आ रहे हैं। तो तहकीकात का बनेगा और क्या? दोनों जो साबिक वजीर आला हैं उनका तलक सिंध से है। एक सीनियर वजीर जो है वो भी इसमें आ रहा है, उसका तलक पंजाब से है। 3 पुलिस अफसर जो है उनका तलक, 3 पुलिस अफसरान का तलक बलोचिस्तान से है। और कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान के अंदर स्मगलिंग शुदा माल जो है उसकी इतनी खरीदो फरोख्त उन्होंने की कि जिसकी इंतहा कोई नहीं की। उसमें से एक अफसर की खुशाब के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो राणा साहब पेपर वर्क हो गया है, तो एक्शन क्या होगा? एक्शन ये आ लेने थे सामने, वो लिस्ट आएगी, फिर मीडिया पे भी आएगी, और उस पर 3 अदारे जिन्होंने तहकीकात की हैं वो सबूतों के साथ लेकर आएंगे। कौन FIA में, FIA उसके किसके खिलाफ करती है, एंटी करप्शन किसके खिलाफ करती है, और नैब किसके खिलाफ करती है। ये तीन तहकीकाती इदारों ने अभी तक जो तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की है, 600 से ज़ायद ये सरकारी अफसरान और साबिक और हाजिर सर्विस इस वक्त अफसरान भी इनमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो देखते हैं, भी हैं, अपनी सहाफ़ी भी हैं, जो मर्जी हो। खाल, मैंने उस दिन बात की थी कि खाल उधेड़ देनी चाहिए जो इस तरह के जराए से इस तरह के पैसे कमाता है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासतदान, वडेरे और कब्जा माफिया जो है उनके हवाले से भी एक्शन शुरू हुआ था, उनके हवाले से भी रिपोर्ट मुरतब की गई है। उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? राणा साहब, कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत भी काफी सरगर्म है, एंटी करप्शन भी सरगर्म है, और कब्जा माफिया से जमीनें भी वागुजार कराई जा रही हैं, लेकिन ये कितना अरसा ऑपरेशन चलता रहेगा? देखिए, अब तो कब्जा माफिया रह गया। एक छोटी सी बात, ये जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट तैयार हुई है और ये 4 सूबों से रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि कब्जा माफिया, वडेरे, जिमीदार, सियासतदान, इवन ऐसे पुलिस अफसरान जिन्होंने अपने साथ प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं, उनके पास जो असला है, जो उनके पास ज़ेरे इस्तेमाल असला है, एक तो वो असला स्मगलिंग शुदा असला है, और उसके बाद इस कब्जा माफिया से लेकर ऊपर तक जितने गार्ड्स रखे हुए हैं इन्होंने, इनके पास अक्सरियत के पास असला लाइसेंस ही नहीं है। एक असले लाइसेंस पर 5-5 राइफलें रखी हुई हैं, 5-5 राइफलें। या सर नहीं रख सकते आप, क्या गैर कानूनी तरीके से असला मंगवाते हैं, उसको एक असला लाइसेंस पे 5-5 राइफलें रखते हैं, और इनमें से अक्सरियत इनके पास जो गार्ड्स हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिन्हें बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिनका तल्लक इलाका गैर से है, जिनका तल्लक क्रिमिनल लोगों से है, जिनके पास शराहती कार्ड तक मौजूद नहीं है। और यहां तक है कि ये जो असला है, अगर इस असले की तरसील कहां से हुई, अगर इसको चेक कर लिया जाए तो पता चलेगा कि इस सारे माफिया के पीछे
इतने इतने बड़े असला डीलर माफिया मौजूद है जो गैर कानूनी तरीके से असला लाते हैं। साहब ये अपनी बात तो है नहीं, ये सबको भी मालूम है कि किस जराए से आता है, किस रास्ते से आता है, तो इस पर एक्शन क्या होगा? एक्शन अब ये होने लगा है जी कि आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर अंदर तमाम असला लाइसेंस जो हैं इनकी नए तरीके से तजदीद होगी, एक लिस्ट शाया होगी। सही, उस लिस्ट के मुताबिक के इतने असला लाइसेंस मौजूद हैं, सूबों ने कितने बनाए, वफाक ने कितने बनाए, किस किस के नाम है, फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि उन पर वेपन्स कितने खरीदे गए हैं। असला डीलर्स को जो चीज़ बेचती है ना, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर उससे हट के किसी के पास वेपन है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ उसके खिलाफ की जाएगी बल्कि उस सरकारी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसने उसका अंदराज किया। और ये बात ये सामने आई है कि जनाब इस पर सियासतदान सबसे ज़्यादा मुलव्वस है, वडेरे और सियासतदान सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, और इस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर इनसे असला पकड़ा जाए तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा असला इन्हीं से बरामद हो। और ये भी कहा गया है कि कालाधन तंजीमों के पास जो असला जाता है, दहशत गर्दों के पास जो असला जाता है, वो भी इसी तरीके से जाता है। फेटफ का भी तो यही डिमांड है ना कि इस तरीके की तरसील जो है और उसकी जो आमदनी है उसको रोका जाए और इस तरह के पूरे मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब करके उसकी रोकथाम की जाए और मुस्तकबिल के फैसले किए जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इदारे जो रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं उसी रिपोर्ट की रोशनी में आगे एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब इजाज़त, अल्लाह निगहबान।